हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमार्थ ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक हमारा होगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो कि आपने पहले ही देख लिया होगा। इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, जैसे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जिनको हम लोगों ने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो थ्योरीज समझ आई होंगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए होंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, ब्लूम की वर्गीकी पढ़ रहे हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और मुझे भी हेल्प मिले जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने सुझाव दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेटेड रहें, जो भी पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से पढ़ें, थोड़ा पढ़ें मगर अच्छा पढ़ें और अपने जो भी कंटेंट है उसको एक अपने नोट बनाते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ा करें उसके पूरी तरह से नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाते रहें दोस्तों। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं, समय नहीं बेकार करते हैं और हम लोग बात करते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, ब्लूम की वर्ग की है क्या, तो आज हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं, वो इसका लिंक दिया गया है अबाउट में, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मंडे से क्विज़ भी कराऊंगा सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन। डेली 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा थोड़े थोड़े चंक्स में। जब आप पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम होगा तब तक वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आप कर चुके हों। तो प्लीज़ आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें और उसमें भी जुड़ जाते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं करता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा ब्लूम के बारे में। ये कहाँ के हैं, तो इनका पूरा नाम जो है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं, तो हमको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है BS ब्लूम का, तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इनका नाम है। और ये निवासी कहाँ थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये निवासी कहाँ के हैं, ये अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है, तो 21 फरवरी 1913 ने 21 फरवरी 1913 को, और डेथ कब हुई इनकी 13 सितंबर 1919 को। ये तो इनके बारे में एक चर्चा हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया, यही ब्लूम की टैक्सोनॉमी, इसको बोला जाता है शिक्षा के उद्देश्य। तो इन्होंने शिक्षा के कुछ उद्देश्य दिए। अच्छा, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, आमतौर पर आप भी इस चीज़ को समझिए। तो शिक्षा के उद्देश्य मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है, आप इसको समझिए। इसका मतलब क्या है कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। मतलब एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे के बिहेवियर में हम बदलाव ला सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। जैसे यहाँ पे एक मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सीधे तौर पे एजुकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, मतलब अपने जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं उन पे चलें। अगर कोई बड़ा बूढ़ा बच्चा जो भी है उसके साथ हम अच्छे से पेश आएँ। पढ़ाई का सीधा मतलब तो यही होता है। मगर आज के परिवेश में पढ़ाई का मतलब किस चीज़ से लगा लिया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, नौकरी से। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है और अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले तो आपको पढ़ा लिखा लोग नहीं मानते। ऐसे लोगों की भावनाएं होती जा रही हैं। तो पढ़ाई का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है आपके एटिकेट्स, आपके संस्कार। तो पढ़ाई का ये मतलब होता है, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव यही होते हैं। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम ने एजुकेशन के उद्देश्य दिए, शिक्षा के उद्देश्य दिए। तो शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने क्या दिए, उससे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य होते क्या हैं। तो शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं दोस्तों। एक तो होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसको कि हम अनुदेशात्मक उद्देश्य बोलते हैं, और एक हमारा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और अनुदेशात्मक उद्देश्य में हम लोग बात करते हैं। तो इस पे आप सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य के बारे में। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य का मतलब ये होता है जहाँ पर बच्चे को उसके हिसाब से शिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें उसका मन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखने आए हैं तो आप अपने मन से चीज़ों को देखने आए हैं। ठीक है, एक आपने इस चीज़ को मन बनाया कि आपने ये वीडियो देखनी है इस विषय के बारे में, तो ये अनुदेशात्मक मतलब इंस्ट्रक्शनल, खुद को इंस्ट्रक्शन दिया, अपने मन से काम करना, वो हो जाता है इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, तो सॉरी ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक क्या होती है,
इस उद्देश्य से होता है कि हम पूरे विषय से संबंधित, पाठ से संबंधित नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, होल सब्जेक्ट। जैसे कि अभी तो यहाँ पे जो आपने इंस्ट्रक्शनल किया है वो खुद के मन से किया है, सिर्फ और सिर्फ ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में। मगर एक आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अभी के टाइम पे, इस सीटेड को क्लियर करना। तो उसमें आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वो एक सामान्य उद्देश्य तो आपका है ही है। क्यों सामान्य उद्देश्य, कैसे आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि सीटेड का एग्जाम में आपको जो भी टॉपिक दिएंगे वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसमें आपका ये मन तो नहीं चलेगा कि ये मैं नहीं करूँगा, ये वो नहीं करूँगा। नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए वो आपका एक सामान्य उद्देश्य है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो तो आपको करना ही करना है। उसमें से कई सारे टॉपिक हैं, उसमें से आपने चूज़ कर लिया कि मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़नी है। तो वो आपका इंस्ट्रक्शनल है, अपने मन से उस चीज़ को आपने चूज़ किया है। तो ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल क्या होता है, जहाँ पे हम या छात्र अपने मन से काम करते हैं। सामान्य उद्देश्य जो कि पूरे होल सब्जेक्ट की बात करता है। इस तरह से आप समझ पाए होंगे इन अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो एजुकेशन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है सामान्य उद्देश्य। तो उसमें से ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बीएस ब्लूम ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दोस्तों। मतलब जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य थे, उन्होंने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले बीएस ब्लूम का पूरा नाम क्या है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, या शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ही हैज़ डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, ही हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को कितने तरह से विभाजित किया है, तो संज्ञानात्मक उद्देश्य जिसको कि कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, भावात्मक उद्देश्य जिसको अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं, लास्ट आपका आ जाता है साइकोमोटर डोमेन जिसको कि गत्यात्मक डोमेन बोलते हैं, गत्यात्मक उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बीएस ब्लूम ने कितनी तरह से डिवाइड किया, तो इन 3 तरह से डिवाइड किया। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, पहले इन तीनों के विषय में पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है, क्योंकि आपको ये भी समझना ज़रूरी है ना कि इन शब्दों का मतलब क्या है। हालांकि कॉग्निटिव से आपको पता होगा, कॉग्निटिव मैंने कई बार नाम लिया हुआ, इससे पहले जीन पियाजे को भी पढ़ाया था, वहाँ पे भी कॉग्निटिव की बात करी थी। तो पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव, बीएस ब्लूम ने इसके बारे में बताया था। फिर अफेक्टिव को जो भावात्मक है वो कार्थोल ने बता दिया था, और साइकोमोटर सिम्पसन ने बताया था। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनकी चर्चा करेंगे, डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे बीएस ब्लूम के बारे में। ठीक है। सबसे पहले कॉग्निटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव होता क्या है, तो कॉग्निटिव दोस्तों वही होता है जिसमें कि हमारा चिंतन पक्ष आ जाता है। हम किसी चीज़ पे विचार करते हैं, हमारी तर्क करना, समझना, जानना, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव, जो हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, तर्क शक्ति वाली चीज़ें होती हैं, जो हम सोचते हैं, दिमागी रूप से जो हम कार्य को करते हैं, वो हमारा आ जाता है संज्ञानात्मक। ठीक है। थिंकिंग साइड अगर पूछ लिया जाए कि थिंकिंग साइड कहाँ से डेवलप होती है, उसमें आपके 4-5 ऑप्शन दिए जाएँ, वहाँ पे अगर कॉग्निटिव दिया गया है तो आप थिंकिंग की चीज़ें, जो भी चीज़ें संज्ञान में होती हैं, वो हमारी चीज़ें आ जाती हैं संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक का मतलब यही होता है दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ड दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज मेटाकॉग्निशन, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, तो वो कौन से हो सकते हैं, आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर किसी भी तरह से वो ऑप्शन दे दे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है दोस्तों, मेटाकॉग्निशन होता है कि जब हम स्वयं की अधिगम प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं। मतलब हमने कुछ भी सीखा, अब हम उस पर चिंतन ये करते हैं कि हमने इसमें से सही सीखा है या गलत सीखा है। सपोज करिए आप यहाँ पे ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ लिया, फिर आप चिंतन करते हैं क्या मैंने इसमें से सही पढ़ा, क्या इसमें से मैंने गलत क्या पढ़ा है और सही क्या पढ़ा है। तो मतलब आपकी ही अधिगम प्रक्रिया पर जब आप चिंतन करने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन। मतलब व्हेन वी थिंक अबाउट आवर ओन लर्निंग प्रोसेस, दैट इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेटाकॉग्निशन भी समझ आ गया होगा। तो अगर मेटाकॉग्निशन वहाँ पे दे देता है और किसी भी तरह से ऑप्शन में दिया जाता है कि मेटाकॉग्निशन होता क्या है, तो आप वहाँ पे अब इस बात को समझ के उसको टिक कर देंगे कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, कि जब हम किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं और उस सीखी हुई प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। अफेक्टिव मतलब भावात्मक चीज़ें क्या होती हैं। अब भावात्मक चीज़ें आप समझ सकते हैं जो कि हमारे भाव से होती हैं, हमारे तालमेल से होती है। तालमेल किसी के साथ भाव के साथ होगा, और ये हम समाज के साथ सीखते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि समाज के साथ तालमेल बनाकर सीखते हैं, ये कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक है,
आपका अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, तो ये आपका आ जाता है भावात्मक में। जैसे कि नैतिकता, ये एक भावात्मक चीज़ है। अनुशासन भावात्मक चीज़ है। ईमानदारी, सेवा भाव आदि ये सभी क्या है, भावात्मक में आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? साइकोमोटर से आप समझ सकते हैं व्यवहार का करना तथा कार्य को सही से करना और दूसरे से जल्दी करना। सबसे पहले साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? गत्यात्मक ये होता है व्यवहार का करना। व्यवहार का करना तो मगर सही करना और दूसरों से जल्दी करना। किसी काम को हम कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये गत्यात्मक में आते हैं। और इसमें ही इस चीज़ को हम कौशल भी बोलते हैं। किसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं? कौशल बोलते हैं। तो अब कौशल भी दो तरह से विभाजित होते हैं दोस्तों, इसको भी आप समझ लीजिए। एक तो सूक्ष्म गामक कौशल या और दूसरा सकल गामक कौशल। सूक्ष्म को हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं और सकल गामक को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं या ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिनको कि हम सूक्ष्म गामक बोलते हैं। जब हम अब यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हैं, फाइन या सूक्ष्म जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, एक्शन डन विद फिंगर्स, जो भी काम हम उंगलियों से करने लग जाते हैं वो होती हैं सूक्ष्म गामक। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हम काम करते हैं, जैसे लिखना हुआ उंगली का काम हो रहा है, तोड़ना उंगली का काम, पकड़ना उंगली का काम, ये आ जाती हैं फाइन मोटर स्किल्स में। और सकल गामक ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जब हम पूरा होल बॉडी को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने स्पून तो उठाया, उंगलियों से उठाया, मगर अगर हम उसको बहुत तेज से फेंकने लगे तो पूरा हाथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, उछलना हो गया, तैरना, तो ये आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल सकल गामक कौशल में। तो ये कौशल भी दो तरह से यहाँ पे विभाजित हैं, आप इस चीज़ को समझिए। वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि इन दोनों में से सबसे पहले डेवलप क्या होता है? इन दोनों में सबसे पहले डेवलप क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो इन दोनों प्रक्रिया में सबसे पहले अगर डेवलप होता है तो वो डेवलप होता है सकल गामक कौशल, जिसको कि हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया बट आप इसको याद रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा क्या कि आप लोग याद करिए जो अभी तक पढ़ा है आपने, रिकॉल करते रहिए दोस्तों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी पढ़ा करें उसके खुद के नोट्स बनाया करें। ठीक है, वीडियो में देख के आप ज़्यादा देर तक उसको इस तरह से नहीं याद कर सकते। आप पढ़ा करें तो उसको नोट्स बनाते जाया करें, कि उससे बहुत ही आपकी हेल्प होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ दिया, इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव डोमेन है, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 6 भागों में। कब डिवाइड किया? तो 1956 में। और वही बाद में यही टैक्सोनॉमी रिवाइज होकर 2001 में आती है। तो इन्होंने कब किसको 6 भागों में डिवाइड किया? या प्रश्न ये आ जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन को किसने विभाजित किया? तो ब्लूम ने डिवाइडेड किया। कितने भागों में विभाजित किया? तो 6 भागों में। सबसे पहले कब आई थी? तो 1956 में आई थी। और रिवाइज होकर कब आई थी? 2001 में आई थी। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से हो गए। क्या कि शिक्षा के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य को 6 भागों में किसने विभाजित किया? ब्लियस ब्लूम ने किया। दूसरी चीज, शिक्षा के विभाग शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया? तो 6 भागों में किया। सबसे पहले कब किया? 1956 में किया। उसके बाद रिवाइज्ड कब हुई? 2001 में हुई। किस संज्ञानात्मक पक्ष में किया, भावात्मक में किया, गत्यात्मक में किया? तो तीनों में ही किया है। अगर देखा जाए तो तीनों में ही किया। ये तीनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप क्लियर हो गए। तो देखिए जो 1956 में इन्होंने दिया था, ये क्या क्या पार्ट्स थे? नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूशन। 1956 के नीचे आप इस चीज़ को देख पाएंगे। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे 1956 के नीचे इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अलग करके भी लिखा हुआ, आप इसको यहाँ से समझिए। क्या? नॉलेज जो इन्होंने सबसे पहले दिया था, नॉलेज को हम ज्ञान बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जिसको कि हम समझ बूझ बोलते हैं हिंदी में।
एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस जिसको कि विश्लेषण बोलते हैं, फिर सिंथेसिस जिसको कि हम संश्लेषण बोलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो आप पहले तो इन 6 के 6 का नाम याद रखिए, क्योंकि प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सबसे लोअर पे कौन आता है, तो नॉलेज आता है। याद रखिएगा, सबसे पे ज्ञान आता है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ जाती है, तो मूल्यांकन की आती है। तो इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। सबसे निचले स्तर पर बीएस ब्लूम की टेक्नोनॉमी में क्या आता है, तो नॉलेज आता है। सबसे उच्च स्तर पे क्या आता है, मूल्यांकन आता है। इनके सभी के आपको नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। सबसे निम्न स्तर पे क्या आता है, सबसे निम्न स्तर पे आ जाता है नॉलेज, और सबसे उच्च स्तर पर मूल्यांकन। और आपको ये 6 के 6 नाम याद होने चाहिए सीरियल वाइज। वहाँ पे ये नाम पूछ ले जाते हैं, 4 उसमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा कि सपोज करो संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, और एक और ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन देते हैं, इनमें से कौन सा बीएस ब्लूम या ब्लूम की टेक्सोनॉमी में आता है, तो ये तीनों आते हैं। या हो सकता है उन्होंने इसको क्रम वाइज रखने को दे दिया, कि वो जानबूझकर उसको दे देते हैं कि आप इनको सीक्वेंस में रखिए, सीरियल वाइज रखिए, इसमें से सही क्रम को। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ याद करना है। सबसे पहले आता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसी टेक्सोनॉमी को इन्होंने बदल दिया। बदला क्या, इनके जूनियर कह सकते हैं, तो उन्होंने इसको बदल दिया। बदला क्या, जो वहाँ पे 5वें नंबर पे थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, देखिए, जो यहाँ पे सिंथेसिस था उसको इन्होंने 6वें नंबर पे कर दिया, जो उधर इवेल्यूएशन था उसको इन्होंने 5वें नंबर पे कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, संश्लेषण को ऊपर कर दिया और इवेल्यूएशन को नीचे कर दिया। ये देखिए, वो संश्लेषण था वो इधर इवेल्यूएट हो गया, जिसको कि संश्लेषित करते हैं, और क्रिएट को सृजन करना बोल दिया। तो बस उन्होंने जो टैक्सोनॉमी बदल दी उसमें इस तरह से, तो हमको इनके भी नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इनको ही याद रखना है दोस्तों। तो इन्होंने नाम बदल के क्या किया, नॉलेज का रिमेंबर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, अप्लाई, एनालिसिस कर दिया इसको, और सिंथेसिस की जगह पे इवेल्युएट, और जो कि इवेल्युएशन था वहाँ की जगह पे क्रिएशन हो गया, सृजन करना, या क्रिएट हो गया। तो ये सभी नाम आपको हूबहू ऐसे ही। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि रिवाइज में इन्होंने किस किस तरह से इसको कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको फिर से एक साथ भी रख दिया आप लोगों के लिए, आपको याद करने के लिए। आप इस चीज़ को समझिए किस तरह से रखा हुआ। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या रखा हुआ, सबसे पहले आपकी 1956 वाली है, फिर ये 2001 वाली है। इसको मैंने दोनों तरह से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने हर कोशिश की है मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये अभी एप्लीकेशन के बारे में भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे नॉलेज की बात करी कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, फिर हम उसको समझते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। अब इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, ज्ञान या पहचान करना। ये देखिए, यहाँ पे कोड वर्ड दिए गए, मैंने आगे की स्लाइड में पूरे के पूरे कोड वर्ड्स भी यहाँ पे जोड़े हैं। आप इस चीज़ को भी देखेंगे, यहाँ पे मैंने ये सारे कोड वर्ड्स इंग्लिश में भी जोड़े हैं। लोअर ऑर्डर प्रोसेसिंग में रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग आता है, और हायर ऑर्डर में आता है एनालिसिस, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। इनमें जो मेन कोड वर्ड होते हैं वो मैंने इस तरह से भी जोड़े हैं। आप इंग्लिश में भी इन कोड वर्ड्स को पढ़ सकते हैं दोस्तों, और हिंदी में भी इन कोड वर्ड, ये कोड वर्ड आप याद रखिए, टैग वर्ड जिनको कि बोलते हैं। जैसे कि अगर बोल दिया जाता है कि बच्चा इस परिभाषा का उपयोग करता है या परिभाषा बनाता है, तो किसमें बनाएगा, ज्ञान में। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप इन चीज़ों को भी देखिए। आगे पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान की। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पहचान करना, नाम बताना, या सूत्र याद करना आदि। ये जो आ जाता है, ये आपका आ जाता है इस वाले टर्म में। किस में आ जाता है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पहले वाले में, मतलब रिमेंबर में या नॉलेज में। सपोज करिए आपका सीटेड का एग्ज़ाम है, आपको यह क्या है, ज्ञान है, क्या है, सीटेड का एग्ज़ाम है, बस इतना ही ज्ञान है कि सीटेड का एग्ज़ाम है। अब इसमें कंप्रीहेंशन, व्याख्यान जैसे दूसरी चीज़ हो जाएगी, जब हम इसके बारे में फॉर्म भरेंगे या चीज़ों को समझेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमको यही पता है, या आपको ये पता है कि सीटेड का एग्ज़ाम है, आपको क्या है, नॉलेज है, मतलब ये पहचान है। क्या पहचान है, कि सीटेड की आपकी परीक्षा हो रही है। फिर आप देख रहे हैं, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक किताब देख ली सीटेड की, आप लेके आगे किसी भी पब्लिकेशन की, आपने देखा वहाँ पे लिखा हुआ है सीटेड की किताब है, तो आपने उसको, आपको एक ज्ञान हो गया क्या है, कि यह एक सीटेड की किताब है, ठीक है। आप उसको लेके आ गए, ये आपने पहला काम किया, आपको ज्ञान पर आधारित, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बोध पर आधारित, मतलब कॉम्प्रीहेंशन, जिसको कि अवबोधन कहते हैं, मतलब समझते बूझते हैं। जब आप वो किताब लेके आए अपने नॉलेज के बेसिस पे, ज्ञान के आधार पर, फिर हम क्या करेंगे, उसका व्याख्यान करेंगे, उसको पढ़ेंगे।
मतलब क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, उसमें चीज़ें दी क्या गई हैं, उसमें उदाहरण देंगे, मतलब जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको हम पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ उस किताब को देखा या देखा कि वो सीटेट की किताब है, फिर हम उसको लेके आए, हमने उसको पढ़ा, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे उसको क्या किया, बोध आधारित चीज़ें वहाँ से अप्लाई कर ली अपने अंदर, मतलब हमने उसको पढ़ लिया। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे नाम दिया गया, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न ये पूछ ले कि एक बच्चा उदाहरण देकर वो चीज़ें बता रहा है, तो वो किस में आएगा, तो वो कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को दोस्तों याद रखे रहिए। थर्ड आपका आ जाता है एप्लीकेशन। अब देखिए, वही किताब जो आप लेके आए थे अपने ज्ञान के बेसिस पे, फिर आपने उसमें क्या किया, अनुप्रयोग आपके क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन किया, अंडरस्टैंडिंग करी, आपने समझा बूझा, और फिर आपने जब उसको समझ लिया, आप वही सीटेट की किताब को आपने समझ लिया, फिर उसके जब प्रश्न आपने लगाए जो मॉडल पेपर पे, तो क्या किया आपने, उसके प्रश्नों को हल किया, मतलब एक नया सूत्र बना लिया अपने आप से, अच्छा इस तरह से करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को हल करने लग गए, गलतियों को ठीक करने लग गए, मतलब प्रयोग करने लगे। किसी भी चीज़ के बारे में हमें पहले समझ थी, फिर उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा, बूझा, फिर हमने क्या किया, उस पर प्रयोग करने लगे, नए नए मॉडल बना लेंगे, मतलब नए नए चीज़ों को बनाने लग गए। ठीक है, प्रश्न बनाने लग गए, नया सूत्र निकालने लग गए, गलतियों को अपने ठीक करने लग गए। ये सभी एप्लीकेशन मतलब प्रयोग, आप इस तरह से ही इस चीज़ों को समझ सकते हैं। वहाँ पे देखिए सीटेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस एक समझ आनी चाहिए कि वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेंगे। सपोज करो वहाँ पे वो एक क्वेश्चन दे दें कि एक बच्चा है जो कि नया सूत्र निकालने की कोशिश कर रहा है, उसने अपनी गलतियों को ठीक किया है, वह समझते हुए उसने अपनी गलतियों को ठीक किया, तो वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से वो किस में काम कर रहा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास होंगे, जिसमें कि इवेल्यूएशन होगा, सिंथेसिस होगा, एनालिसिस होगा और एप्लीकेशन होगा, या वहाँ पे बाकी सब हटा के कॉम्प्रिहेंशन दे दे। तो अब आपको पता है वो क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है, मतलब चीज़ों को क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी टैग वर्ड्स हैं मैंने आगे दिए, आप इसको समझ लीजिए, फिर आप वो टैग वर्ड्स भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर एनालिसिस करता है वो, मतलब उसने जो टेस्ट किया है या नया सूत्र किया, फिर उसको वो देखता है, जो पुराना दिया गया या इधर उधर भी दिया गया चीज़ों को, आप उसको तोड़ कर सीखते हैं, मतलब जो क्या मैंने वो सही किया है, दोनों के बीच में अंतर करने लग जाता है कि जो उसने अप्लाई किया है, जो उसने अनुप्रयोग किया है, क्या वो सही किया है, चीज़ों को तोड़ कर देखने लग जाता है, भागों में बांट करके देखने लग जाता है। जैसे कि आपने सीटेट की परीक्षा के लिए वो जो किताब ली थी अपने ज्ञान के आधार पर, फिर उसको क्या किया, अप्लाई अपने समझा, पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाने के बाद आपने क्या किया, वहाँ से चीज़ों को अलग किया, मतलब जो आपने गलतियाँ थी उसको ढूंढा, ठीक है, निकाला, अंतर ढूंढा। ठीक है, ये आपने क्या किया, एनालिसिस किया अपनी उसी किताब के बारे में, मतलब अपने ज्ञान के बारे में आपने एनालिसिस कर लिया। अब पांचवा आ जाता है सिंथेसिस। देखिए एक चीज़ याद रखना दोस्तों, एनालिसिस में चीज़ों को हम तोड़ कर सीखते हैं और सिंथेसिस में चीज़ों को जोड़ कर सीखते हैं। तो इसमें चीज़ों को हम जोड़ करके सीखते हैं, जैसे इकट्ठा करना और सिद्ध करना। अभी तक आपने क्या किया, एक एनालिसिस कर लिया था, आपने क्या कर लिया था, अनुप्रयोग कर लिया था। अनुप्रयोग किस चीज़ का कर लिया था, सॉरी, विश्लेषण कर लिया था। विश्लेषण क्या कर लिया था कि आपने चीज़ों को कैसे किया है। अब हम उसमें क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। जो गलतियाँ थी वो तो आपने वहाँ से निकाल दी। अब वहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो आपके पास पॉजिटिव, दोनों को इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया। जो भी गलतियाँ वहाँ से निकली, जो वहाँ की पॉजिटिव चीज़ें थी, उनको इकट्ठा किया सारी चीज़ों को, कि अब मुझे ये काम नहीं करना है या इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। आपने वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए, बहुत सारे फॉर्मूलेज निकाले, तो एक संश्लेषण कर दिया चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, सिंथेसिस कर दिया। इवैल्यूएशन क्या होता है कि अब आपके पास एक मूल्यांकन हो गया अपनी ही चीज़ का, कि क्या, कि आपने सबसे पहले देखिए, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निर्णय देना, मतलब लास्ट की चीज़ों पे मूल्यांकन तो हम तभी देते हैं ना, इवैल्यूएशन तभी करते हैं जब हम लास्ट में पहुंचते हैं। तो ये तो टैक्सोनॉमी ब्लूम की थी, इसको आप ऐसे ही समझिए। आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्या यहाँ पे टैग वर्ड्स हैं वो आप आगे देखेंगे। इसको समझिए क्या, कि जैसे कि आपने सीटेट की किताब को देखा था, वो आपका ज्ञान था, उसके बारे में पढ़ा तो वो आपका बोध था, मतलब अंडरस्टैंडिंग करी आपने उस किताब के बारे में। फिर उस किताब से जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई किया, किस पे, उन क्वेश्चंस पे अप्लाई किया, कि अपने पढ़ाई के आधार पर। फिर एनालिसिस किया। एनालिसिस क्या किया, कि हमने यहाँ पे गलती क्या की है उसको आपने एनालिसिस कर लिया। अब हम उसमें सिंथेसाइज क्या करेंगे, मतलब उसमें हमने सिंथेसिस क्या किया, सिंथेसाइज उसमें हमने ये किया कि जो हमने वहाँ से चीज़ों को, अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से निकाल के और उसको जोड़ करके रख लिया, कि आगे ये गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। फिर आपने
अपना इवेल्यूएशन बना दिया। इवेल्यूएशन मतलब एक मूल्यांकन किया कि इन इन चीज़ों से हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। तो यही इसी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन भी आपके लिए आएगा। तो यहाँ पे मैंने इन सभी के लिए टैग वर्ड्स भी आगे लिख रखे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं उस चीज़ को अपलोड कर दूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक जुड़े हुए हैं। और जो भी सुझाव कमेंट के माध्यम से दोस्तों ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सही से समझा पाऊं। ठीक है, ये तो टैक्सोनॉमी ब्लूम की हो गई, और इन्होंने इतना ही बताया था दोस्तों। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक टैक्सोनॉमी इन्होंने बताई थी, और इन्होंने इतना ही बताया था। इसके कुछ टैग वर्ड्स हैं, अब वो आगे पढ़ लेंगे हम लोग। उससे पहले आप ये पढ़ लीजिए, जैसे कि कॉग्निटिव को इन्होंने ब्लूम ने 6 भागों में डिवाइड कर दिया था। भावात्मक पक्ष जो कि क्या था, अफेक्टिव डोमेन, उसको कार्थवल ने डिवाइड कर दिया था। तो ये प्रश्न आप सिर्फ अभी समझ के आधार पर इतना ही समझ लीजिए कि संज्ञानात्मक को तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बीएस ब्लूम ने विभाजित किया था, वहीं पे भावात्मक पक्ष को किसने डिवाइड किया था, तो कार्थवल ने किया था। और वो भी इन्होंने इस तरह से किया था 6 भागों में। कौन कौन से? रिसीविंग, रेस्पॉन्सिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। तो ये हैं, कौन है साहब? ये कर्थवल साहब हैं। इन्होंने भावात्मक को 6 स्तर में विभाजित कर दिया था। आप बस इतना ही समझिए। ये प्रश्न आ सकता है कि वहाँ पे इनका भी नाम दे दे, सिम्पसन का भी नाम दे दे, और बेंजामिन ब्लूम का भी नाम दे दे, और पूछ ले कि भावात्मक पक्ष को या शिक्षा के उद्देश्य में भावनात्मक पक्ष को किसने 6 भागों में विभाजित किया या कितने भागों में विभाजित किया। यहाँ से 3-4 चीज़ आप याद रख लीजिए। क्या? जैसे कि आपको पता था संज्ञानात्मक पक्ष को किसने डिवाइड किया 6 भागों में, तो बीएस ब्लूम ने किया। भावात्मक पक्ष को किसने डिवाइड किया? कर्थवॉल ने किया है। कितने स्तरों में किया है? तो 6 स्तरों में किया। और इनके 6 स्तर भी दोस्तों याद कर लीजिए। ठीक है, अभी आप इतना ही कर लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए, मैंने वो आपको सिम्पसन वाला मैं लिखने को भूल गया यहाँ पे, स्लाइड जोड़ने को। सिम्पसन ने भी 6 स्तरों में किया था, जिसको कि हम गत्यात्मक बोलते हैं, क्रियात्मक बोलते हैं। तो ये 6 के 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप दूसरी चीज़ याद रखिए कि जो अफेक्टिव डोमेन है आपका, वो किसने विभाजित किया है? वो किया है कॉर्थवल ने। और गत्यात्मक जो है वो सिम्पसन ने किया है 6 भागों में, सिम्पसन ने। तो तीनों के तीनों अलग अलग हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक को बीएस ब्लूम ने किया है, भावात्मक को आपके कॉर्थवल ने किया है, साइकोमोटर को सिम्पसन ने किया है। तो ये तीनों आप याद रखिए, प्रश्न आ सकता है। तो गत्यात्मक देखिए, ज्ञानात्मक 6 तरह से। सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान आता है, उसके बाद बोध आता है, फिर प्रयोग आता है, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, उसके बाद मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह से भावात्मक को भी 6 भागों में विभाजित किया गया। क्या? आग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, प्रत्यक्षीकरण है, व्यवस्थापन है, और चरित्र निर्माण है। फिर इसी तरह से 6 भागों में क्रियात्मक को सिम्पसन ने डिवाइड कर दिया कि उद्दीपन करते हैं, कार्य करते हैं, नियंत्रण करते हैं, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत पड़ना वो कौशल में आ जाता है। तो सबसे पहले आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ज्ञानात्मक भी है। आप ज्ञानात्मक के सारे के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, इनके टैग वर्ड्स भी आगे हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए इनके बारे में भी ले आऊँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है भावात्मक या क्रियात्मक से। यहाँ से बस आप इतना याद रख लीजिए, भावात्मक क्रियात्मक से इनको किसने डिवाइड किया। तो भावात्मक को किया है कॉर्थवल ने, क्रियात्मक को किया है सिम्पसन ने। कितने कितने भागों में किया है? तो 6 भागों में किया है ये। और ज्ञानात्मक के मैंने सभी विषयों को आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। तो अब आप यहाँ से आपको इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे टैग वर्ड्स दिए गए, जैसे कि लोअर ऑर्डर प्रोसेसिंग आपसे पूछ लेता है कि सबसे निचले स्तर पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी में क्या आता है। सबसे निचले स्तर पर रिमेंबर आता है, या रिमेंबर ना लिख के वहाँ पे नॉलेज लिख दे। तो क्योंकि अभी आपका सीबीटी मोड पे पेपर होता है, तो वो कुछ भी देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे। तो सबसे निचले स्तर पर क्या आता है? रिमेंबर आता है। उसमें कौन कौन से टैग वर्ड आपको याद रखने चाहिए? रिकॉग्नाइजिंग हो गया, रिकॉलिंग हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, पहचानना, जानना। अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन से आते हैं? इंटरप्रेटिंग आता है, एग्जाम्पलीफाइंग आता है, क्लासीफाइंग आता है। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। अप्लाइंग में एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हायर ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? उसके बाद 4th नंबर पे एनालिसिस आता है, एवेल्युएटिंग आता है, और क्रिएटिंग आता है। तो ये आपका हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे उच्च स्तर पर क्या होता है? क्रिएटिंग होता है या इवेल्युएशन होता है। सबसे निम्न स्तर पर नॉलेज या रिमेंबर होता है, क्योंकि बदले हुए दोनों के नाम है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, और एक लाइक ज़रूर, जिससे कि एक प्रोत्साहन बढ़ता है मुझे भी चीज़ों को और अच्छी तरह से करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, मैंने ये टर्म दिए गए हैं, इंग्लिश में लिख दिया। नॉलेज में ये आपके जितने भी टैग वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखें। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं
क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बीएड नहीं किया होता है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आपके पास जब बीएड की किताब होगी, कभी आप जब खाली होइएगा, क्योंकि अब शिक्षक बनने जा रहे हैं आप सभी लोग, तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। एक किताब ले लीजिए, उसमें से आप पढ़िए, नहीं तो मैं आपके जब सीटेट की परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इसको पढ़ाऊँगा। अभी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने टैग वर्ड्स दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इन सभी स्लाइड्स को अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे उसी स्लाइड्स को मैंने हिंदी में भी दिया गया है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, जो कि आप अब कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। अब आप बताइए उच्चतम स्तर क्या है, बताइए भाई। मूल्यांकन किस पे आता है, सबसे उच्चतम स्तर पे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है, आई के डेविड द्वारा, बी एस ब्लूम द्वारा, स्मिथ द्वारा, या जॉन डेवी द्वारा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसने दिया है, बी एस ब्लूम ने दिया। कितने स्तरों पे दिया है, यहीं पे आप बताइए। 3 स्तरों में दिया, किन किन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अच्छा, कॉग्निटिव को किसने विभाजित किया, बी एस ब्लूम ने। अफेक्टिव को कार्थवाल ने, और साइकोमोटर को सिम्पसन ने। कॉग्निटिव को कितने भागों में डिवाइड किया, तो 6 भागों में। भावात्मक को 6 भागों में, साइकोमोटर को 6 भागों में। सबसे निचले स्तर पर क्या आता है, रिमेंबर आता है। सबसे उच्च स्तर पर क्रिएटिंग आता है और इवेल्यूशन आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, जैसे बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। अब आप इस पे मुझे इसका ऑप्शन कमेंट में करके आंसर बताएंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लूम की वर्गीकरण को 3 क्षेत्र हैं, वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे दिया गया है। आप मुझे इसको भी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। तो ये आपकी, मैंने पूरी कोशिश की आपको बी एस ब्लूम की टैक्सोनॉमी अच्छी तरह से समझ में आए, और बहुत मेहनत भी लगी है इन स्लाइड्स को बनाने में। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जो भी सुझाव हो दोस्तों, वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जिस जिस तरह से आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस क्रम में चीज़ों को लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, और मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम जब भी होगा आप उसे पास कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।